एवरीवन, कैसे हो सब। बहुत दिनों के बाद में मिले हैं, आज काफ़ी दिन हो गए हैं। और इस बीच आप सभी ने अच्छे से पढ़ाई की होगी, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और आज मैं नया सेशन लेके आई हूँ, वो है रीड 2020। रीड 2020 में इतने दिन तो ये था कि सिलेबस है वो चेंज होगा, सिलेबस में बदलाव होगा, उसके बाद में जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट की जाएगी। लेकिन अभी 6-7 दिन पहले शिक्षा मंत्री का एक वो उन्होंने ट्वीट किया था इस चीज़ के लिए कि 2 अगस्त की बजाय 2 सितंबर को एग्ज़ाम है वो फाइनल कर दी गई है, और जो प्रिपरेशन है वो पुराने सिलेबस के बेस पर ही की जाए, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं होगा। साफ साफ उन्होंने ऐसा कहा है। तो मैं रीड का एक बार सिलेबस बता देती हूँ आपको। रीड में सिलेबस में ये होगा, रीड की मैं बात कर रही हूँ लेवल 2 की। यहाँ मैं लेवल 1 की बात नहीं कर रही हूँ। लेवल 2 में जो साइंस मैथ्स है उसके बारे में बात कर रही हूँ। सिर्फ लेवल 2 को साइंस मैथ्स को लेकर मैं चल रही हूँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग होगा, ये तो श्योर है। तो इसमें अलग अलग पार्ट में बांटा हुआ है। टोटल 150 क्वेश्चन है वो आएंगे। एक पार्ट है ए, एक पार्ट बी, एक पार्ट सी, एक पार्ट डी और एक पार्ट ई। समझ में आ रहा होगा। एक पार्ट में आपकी आएगी साइकोलॉजी, जो कि साइंस मैथ्स और आर्ट्स वालों बच्चे जो सारे कैंडिडेट हैं आर्ट्स और साइंस के सेम पैटर्न रहेगा, सेम साइकोलॉजी आएगी। बी पार्ट में क्या होगा, आपका लैंग्वेज का पेपर होगा। आप लैंग्वेज में यानी लैंग्वेज जो फर्स्ट होगी, लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड होगी। लैंग्वेज फर्स्ट में आप हिंदी भी ले सकते हो, आप संस्कृत भी ले सकते हो और आप मैथ्स भी ले सकते हो, इंग्लिश। कहाँ मैथ्स कहाँ, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश ले सकते हो। और लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में से कोई सा एक रख सकते हो, यानी आप हिंदी या संस्कृत या इंग्लिश एक, और इनमें हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश में से एक। हाँ, ये होगा जिसने यहाँ हिंदी लिया है वहाँ ले सेकंड लैंग्वेज में आपको हिंदी है वो आपके लिए ऑप्शन में नहीं रहेगा, सिर्फ संस्कृत और इंग्लिश। जिन्होंने संस्कृत लिया है उनके लिए लैंग्वेज सेकंड में संस्कृत ऑप्शन में नहीं रहेगा, सिर्फ हिंदी या इंग्लिश। और जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट में जो इंग्लिश है वो लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लिया है, उसके लिए लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश है ऑप्शन में नहीं रहेगा, सिर्फ हिंदी और संस्कृत 2 ही ले सकता है। देन पार्ट डी में क्या आएगा, आपका साइंस का पोर्शन आएगा, और पार्ट ई में आपका मैथ्स का पोर्शन आएगा। ये होंगे, या आगे पीछे में हो सकते हैं, एक ऐसा पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ कि हो सकता है पेपर में पहले पार्ट डी मिल जाए, फिर ई मिल जाए, फिर ये मिल जाए। पार्ट डी साइंस का होगा, पार्ट ई है वो मैथ्स का होगा। ये 5 पार्ट हैं वो 30-30 नंबर के होंगे। 5 पार्ट हैं वो 30-30 नंबर के होंगे। टोटल आपके 150 नंबर का होगा। 30-30 नंबर के 30-30 क्वेश्चन है वो आएंगे। इसमें आपकी यूनिट जो होंगी वह होंगी 6 यूनिट, 6 यूनिट होंगे टोटल, 6 यूनिट होंगी। यानी एक यूनिट से जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 क्वेश्चन आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे जो सबसे पहले स्टार्ट करने वाली हूँ वो है साइंस का पोर्शन, जो डी पोर्शन है साइंस का। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे
आएंगे 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएंगे और 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ओके, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। सबसे पहले साइंस का पोर्शन करेंगे, देन उसके बाद में आगे जैसे भी सुटेबल रहेगा उस हिसाब से पोर्शन करते जाएंगे। तो आज जो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ वो है साइंस का पोर्शन। अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। साइंस के पोर्शन में 6 यूनिट दे रखी हैं और जो पहली यूनिट है वो है सूक्ष्म जीव के बारे में। पहले यूनिट में सबसे पहले सूक्ष्म जीव के बारे में आपका दे रखा है, जैसे कि सिलेबस अभी मेरे पास में है। इकाई जो यूनिट फर्स्ट है मैथ्स और साइंस में वो है सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर और स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन और किशोरावस्था। ये यूनिट फर्स्ट में है। देन यूनिट सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ये स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले जो आज स्टार्ट कर रहे हैं साइंस में यूनिट फर्स्ट। साइंस में यूनिट फर्स्ट है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव सिलेबस में सूक्ष्म जीव दे रखा है लाभदायक एवं हानिकारक सूक्ष्म जीव। अलाभदायक, लाभदायक एवं अलाभदायक सूक्ष्म जीव है, ऐसे करके टॉपिक दे रखा है। सूक्ष्म जीव टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में बहुत से पेड़ पौधे हैं जो हम देखते हैं, जीव जंतु हम देखते हैं, मनुष्य को देखते हैं, बीज वाले पौधे देखते हैं, फल वाले पौधे देखते हैं, कुछ छोटे प्लांट्स देखते हैं, जंगल देखते हैं, अनेक प्रकार के रेंगने वाले जंतु देखते हैं, उड़ने वाले जंतु देखते हैं। बहुत सारे विचित्र जो हमारे पर्यावरण में है वो अपन देखते हैं। लेकिन ऐसे जीव जो कि नेकेड आई से नहीं देख सकते, ऐसे जीव जो कि नेकेड आई से नहीं देख सकते, सूक्ष्म जीव की परिभाषा में मैं आपको बताऊं कि सूक्ष्म जीव की क्या डेफिनेशन होगी। क्या डेफिनेशन होगी? तो ऐसे जीव जिनको नेकेड आई से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। कहने का तात्पर्य है कि मेरे सामने ऐसे जीव हैं जिनको नॉर्मल कंडीशन में मैं अब नहीं देख सकती, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव है और मुझे वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरे सामने माइक्रोस्कोप रख दिया जाए, यहाँ से उठाकर स्लाइड पे उनको रखा जाए और माइक्रोस्कोप से मैं उनको देखूं, सूक्ष्मदर्शी से मैं उनको देखूं, तो वो मुझे दिखाई देने लग जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं कि ऐसे जीव जिनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, ऐसे जीव जो कि नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जीवों को कहा जाता है सूक्ष्म जीव। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, वर्षा ऋतु जब स्टार्ट होती है, नम वाला जहाँ स्थान होता है, तो आपने ब्रेड वगैरह देखे होंगे कि ब्रेड जब खुले में छोड़ दिए जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी नमी होती है, या रोटी आप देख लीजिए, तो वहां पे एक्चुअली में क्या होता है, थोड़े दिनों के बाद में उस ब्रेड या रोटी पर काले या पीले धब्बे, सफेद धब्बे हैं वो आ जाते हैं। वो एक्चुअली क्या होता है कि वो सूक्ष्म जीव है, वो वहाँ पे मल्टीप्लाई, गुणन करके वो अपनी संख्या वहाँ पे इंक्रीज कर लेते हैं। वायु में उनके स्पोर होते हैं, सूक्ष्म जीव के वायु में स्पोर होते हैं, और वो स्पोर है वो जहाँ पर भी नमी मिलती है उस नमी को वो कैच कर लेते हैं और वहाँ पे गुणन करके अपनी संख्या को इंक्रीज कर लेते हैं, वहाँ पे वृद्धि करने लग जाते हैं। सूक्ष्म जीव को मैं बांटूं, वर्गीकरण की मैं बात करूं सूक्ष्म जीव के, तो मुख्य रूप से ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे एक शब्द यूज में ले रही हूँ। मुख्य रूप से मुख्य वर्ग की मैं बात करूं तो इन्हें 4 वर्गों में, 4 प्रकार में, 4 वर्गों में इन्हें डिवाइड किया गया है। एक आपका होता है जीवाणु,
जीवाणु को कहा जाता है बैक्टीरिया। दूसरा वर्ग जो आपका सूक्ष्म जीव का होता है वो है शैवाल। शैवाल को कहा जाता है एल्गी। तीसरा जो वर्ग होता है सूक्ष्म जीव का वो कहलाता है कवक। और चौथा जो सूक्ष्म जीव का वर्ग होता है वो आपका कहलाता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीवों को मेनली 4 वर्ग में बांटा गया है, आपका जीवाणु, शैवाल, कवक और प्रोटोजोआ। जीवाणु को बैक्टीरिया कहा जाता है, शैवाल को एल्गी कहा जाता है, कवक को फंजाई कहा जाता है, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ कहा जाता है जो कि प्रोटिस्टा वर्ग में आता है। फंजाई का अपना एक अलग जगत होता है, एक किंगडम होता है, कहने का तात्पर्य अपनी एक अलग जगह होती है। एल्गी को प्लांटी में सम्मिलित किया जाता है, यानी कि पूरे विश्व में जीव जंतुओं को, पादपों को यानी सजीवों को वर्गीकृत करने के लिए 5 जगत दिए हुए हैं, 5 किंगडम दिए हुए हैं, जिनमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, एल्गी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया है। आपका जो जीवाणु है वो सम्मिलित किया गया है मोनेरा जगत में, आपका शैवाल है वो सम्मिलित किया गया है प्लांटी जगत में, आपका कवक सम्मिलित किया गया है, कवकों का अपना एक अलग किंगडम है वो है फंजाई। देन प्रोटोजोआ है वो सम्मिलित किया गया है प्रोटिस्टा किंगडम में। तो चलिए बात करते हैं, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि मैम आप सूक्ष्म जीवों की बात कर रहे हैं, आपने बता दिया 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है, तो क्या वायरस है वो सूक्ष्म जीव नहीं है? वायरस जिनको विषाणु कहा जाता है वो क्या सूक्ष्म जीव की कैटेगरी में नहीं आते हैं? बिल्कुल, वायरस होते तो सूक्ष्म जीव ही हैं। मैंने यहाँ पे मुख्य वर्ग बताया है, एक तो इस चीज का ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि वायरस सूक्ष्म जीव होते हैं, इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है, लेकिन वायरस की श्रेणी है वो अलग मानी जाती है। क्योंकि वायरस की श्रेणी इसलिए अलग मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में अगर पूछा जाए तभी आपको बताना है। अगर मुख्य वर्ग पूछ लिया जाए, मुख्य वर्ग में अगर 4 ऑप्शन आ जाए, 3, 4, तो आपको 4 करना है। अगर सूक्ष्म जीवों के कितने वर्गों में सम्मिलित किया गया है, अगर आ जाए 5, 6, 7, 8, तो आपको ऑप्शन में 5 करना है। इस हिसाब से आपको करना, ये नहीं कि ऑप्शन ही गलत दे रखा है, ऐसा नहीं होगा। तो वायरस है वो डेफिनेटली सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही वो दिखाई देते हैं, लेकिन वायरस की अलग श्रेणी ये होती है कि वायरस को गुणन करने के लिए परपोषी की जरूरत होती है, यानी कि बिना किसी दूसरे जीव के, बिना किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के अंदर वायरस गए बगैर, विषाणु गए बगैर वो सरवाइव नहीं कर सकता। यानी वायरस केवल अकेला रहेगा तो वो निर्जीव की भांति व्यवहार करेगा, इसलिए वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की योजना कड़ी कहा जाता है। वायरस को अपनी मशीनरी का उपयोग करने के लिए किसी होस्ट की, किसी परपोषी की जरूरत होती है। वो परपोषी आपका जंतु हो सकता है, जंतु कोशिका हो सकती है, वो परपोषी आपकी पादप कोशिका हो सकती है, वो परपोषी आपका मनुष्य हो सकता है, वो परपोषी कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म हो सकता है, यहाँ की वो होस्ट आपका जीवाणु भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य वायरस जीवाणु के अंदर भी ग्रोथ कर सकता है, मल्टीप्लाई कर सकता है, इसलिए वायरस को इन 4 कैटेगरियों से अलग रखा गया है, बल्कि वायरस भी सूक्ष्म जीव ही होते हैं, इस चीज का आप ध्यान रखना। अब मैं मोटे तौर पर आपको बता दूं, एक सिंपल सी चीज ये होती है कि कई बार एग्जाम्पल में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में उदाहरण देकर कि ये शैवाल है या कवक है या प्रोटोजोआ है या जीवाणु है, इस हिसाब से। तो जीवाणु की बात करूं तो जीवाणु में आपके टाइप्स में आपके आते हैं स्पाइरल जीवाणु,
स्पाइरल जीवाणु आपका आता है। स्पाइरल क्या होता है? स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं। आपके गोलाकार बैक्टीरिया इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। गोलाकार बैक्टीरिया को कोकाई बैक्टीरिया कहा जाता है। आपके दंडाकार बैक्टीरिया या छड़ाकार बैक्टीरिया जिसे कहा जा सकता है, छड़ाकार बैक्टीरिया, वो आपके इसमें सम्मिलित होते हैं जीवाणु में। और कुछ जीवाणु होते हैं वो कसाभिका युक्त भी होते हैं। कुछ जीवाणु कसाभिका युक्त बैक्टीरिया भी आपके होते हैं। ये अलग अलग होते हैं, अलग अलग जीवाणु। कुछ जीवाणु स्पाइरल रूप में होते हैं, कुछ जीवाणु गोलाकार होते हैं, कुछ जीवाणु है वो छड़ाकार होते हैं, कुछ जीवाणु फ्लैजिलेटेड युक्त होते हैं, कुछ जीवाणु कोमा के आकार के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। मैं शैवाल की बात करूं तो मैंने शैवाल में पहले सवाल के आपसे पूछ लिया जाए, क्लेमाइडोमोनास है वो आपका बैक्टीरिया है या शैवाल, और आपका जीवाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, क्या है? तो आपका आंसर ये होना चाहिए, क्लेमाइडोमोनास है वो शैवाल है। आपसे पूछ लिया जाए स्पाइरोगायरा ये क्या है? तो स्पाइरोगायरा शैवाल है। ज्यादा एग्जाम्पल याद रखने की जरूरत नहीं है, जितने आपके NCERT में दे रखे हैं बस वो ही आप याद रखिएगा। आपसे पूछ लिया जाए क्लेमाइडोमोनास क्या है, तो क्लेमाइडोमोनास एल्गी है, शैवाल है। आपसे पूछ लिया जाए स्पाइरोगायरा क्या है, तो स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, न कि कवक, प्रोटोजोआ। अगर मैं बात करूं कवक की, तो कवक में फेमस जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वो आपका आता है पेनिसिलियम है, वो एक कवक है। आपका उदाहरण आता है एस्परजिलस है, वो एक कवक है। और आपका उदाहरण आता है राइजोपस, वेरी IMP है, क्योंकि राइजोपस कवक को इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। NCERT में मोटे तौर पर ये दे रखा है, राइजोपस जो कवक होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको ब्रेड मोल्ड कवक, ब्रेड मोल्ड भी कहा जाता है। ब्रेड मोल्ड है वो किस फंजाई का उपनाम है? तो राइजोपस फंजाई है, उसका उपनाम है। कवक पेनिसिलियम, एस्परजिलस, राइजोपस है, ये कवक की कैटेगरी में आते हैं। देन मैं प्रोटोजोआ की बात करूं तो प्रोटोजोआ में आपका जो अमीबा है वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। आपका जो पैरामीशियम है वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आता है। अमीबा और पैरामीशियम है वो प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आते हैं। देन मैं आगे बात करती हूँ। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्म जीव को मैंने 4 भागों में विभाजित किया गया है, कवक, शैवाल, जीवाणु और प्रोटोजोआ। विषाणु हालांकि सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन उनकी अलग कैटेगरी होती है, क्योंकि उनको गुणन करने के लिए, उनको अपनी मशीनरी का उपयोग करने के लिए उनको परपोषी की जरूरत होती है, होस्ट की जरूरत होती है, इसलिए सूक्ष्म जीव को अलग, वायरस को अलग कैटेगरी में रखा गया है। अब मैं बात करती हूँ आगे कि सूक्ष्म जीव हैं वो कहाँ रहते हैं। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सूक्ष्म जीव है वो कहाँ रहते हैं। इससे पहले मैं एक चीज ये बता दूं कि सूक्ष्म जीव की 2 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी होती है एकोशिक सूक्ष्म जीव, एक कोशिका से बने हुए, और दूसरी कैटेगरी होती है बहुकोशिक सूक्ष्म जीव, जो कि बहुकोशिक यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने हुए। एक कोशिक सूक्ष्म जीव की ऐसे सूक्ष्म जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है, और बहुकोशिक सूक्ष्म जीव की ऐसे सूक्ष्म जीव जिनकी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। एक कोशिक सूक्ष्म जीव की मैं बात करूं, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपके जीवाणु आते हैं, और आपके जो प्रोटोजोआ है, जो अमीबा मैंने आपको बताया था, और
जो पैरामीशियम बताया था वो एक कोशिक होते हैं, याद कर लीजिएगा। अमीबा और पैरामीशियम जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताए थे आपको प्रोटोजोआ के, वो एक कोशिक होते हैं, न कि बहुकोशिक। और जीवाणु आपके यूनिसेलुलर होते हैं। कुछ सवाल हैं, सारे सवाल की मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर कुछ की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। कुछ जो सवाल हैं वो आपके क्या आते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं। और कुछ सवाल हैं वो आपके बहुकोशिक होते हैं। कवक तो बहुकोशिक होते ही होते हैं, कवक बहुकोशिक होते हैं, लेकिन इनमें एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। उस चीज का भी आप ध्यान रख लेना कि ये इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ कवक, एक भी कवक है वो यूनिसेलुलर नहीं होता है। यीस्ट कवक है वो यूनिसेलुलर होता है। तो मेनली ये कैटेगरी एक मानी जाती है, हालांकि अपवाद इसमें मिल सकते हैं। एक कैटेगरी मानी जाती है कि जीवाणु मोस्ट ऑफ यूनिसेलुलर होते हैं। प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम यूनिसेलुलर होते ही होते हैं। कुछ शैवाल यूनिसेलुलर होते हैं, मोस्ट ऑफ शैवाल है बहुकोशिक होते हैं, और कवक है वो बहुकोशिक होते हैं। ये एक कैटेगरी मानी जाती है। मैं बात करूं सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सूक्ष्म जीव है वो बर्फीले शीत से आपके गर्म स्रोतों तक, बर्फीले शीत से लेकर गर्म स्रोत तक सूक्ष्म जीव हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सूक्ष्म जीव आपके मरुस्थल एवं दलदल, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में दिया जा सकता है सूक्ष्म जीव कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ अनुपस्थित होते हैं, कहाँ उपस्थित हो सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव हर एक जगह है पर बर्फीले स्रोत से लेकर, बर्फीले शीत से लेकर गर्म स्रोत तक, मरुस्थल से लेकर आपके दलदल एरिया तक, कुछ दूसरे जीवों पर आश्रित भी हो सकते हैं, दूसरे जीव पर आश्रित भी हो सकते हैं। यहाँ तक मनुष्य में भी सूक्ष्म जीव हैं वो पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हैं, कुछ सूक्ष्म जीव हैं जैसे कि अमीबा है वो आपका अकेला रह सकता है, स्वतंत्र रह सकता है, जबकि जीवाणु और जो कवक वगैरह होते हैं, जीवाणु वगैरह है, जो ये फंजाई वगैरह है, ये आपके जीवाणु और जो फंजाई हैं ये आपके ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अमीबा स्वतंत्र होता है, अकेला होता है। बात करूं सूक्ष्म जीव हर एक जगह पर पाए जाते हैं, चाहे बर्फ देख लीजिए, चाहे गर्म स्रोत देख लीजिए। थर्मस एक्टिवस एक बैक्टीरिया होता है जो कि 95 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिलता है, सर्वाइव करता है वो। मरुस्थल में सूक्ष्म जीव प्रेजेंट हो सकते हैं, दलदली एरिया में हो सकते हैं, दूसरे जीवों पर ऊपर पाए जा सकते हैं, दूसरे जीवों के बॉडी के अंदर पाए जा सकते हैं, मिट्टी में पाए जा सकते हैं, तालाब में, कहीं पर भी। अब मैं बात करूं, बोले मैम आप बोल रहे हो कहीं पर भी, तो कोई ऐसी जगह हो सकती है क्या कि जहां नहीं होते हैं? बिल्कुल एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो रेन वाटर होता है उस रेन वाटर में सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं, जो अग्नि होती है उस अग्नि में सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। रेन वाटर जब तक वो जमीन पर नहीं गिरा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वर्षा का पानी है जमीन पर गिर गया है तो दिमाग में ये माने कि ये तो रेन वाटर है, इसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे। बिल्कुल गलत है। जब तक वो दूसरी सरफेस को टच नहीं किया है, जब तक वो जमीन पर नहीं गिरा है, तब तक उसमें सूक्ष्म जीव नहीं होंगे। जब वो जमीन पर गिर गया, इट मीन्स उसमें लाखों करोड़ों सूक्ष्म जीव इंक्लूड हो गए हैं। अग्नि में सूक्ष्म जीव है वो सर्वाइव नहीं करते हैं, आग में सूक्ष्म जीव नहीं होते हैं। ये दो सिचुएशन होती है सूक्ष्म जीव नहीं होने की। अब आगे बात करूं कि सूक्ष्म जीव और हम किस प्रकार से हैं। सूक्ष्म जीव और हम का मतलब यहाँ पे मेरा ये है, हम का मतलब सूक्ष्म जीव और हम का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए कुछ सूक्ष्म जीव लाभदायक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो अलाभदायक होते हैं, यानी हानिकारक होते हैं। इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं।
कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो लाभदायक होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हैं वो हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले जो लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं, लाभदायक सूक्ष्म जीव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाभदायक सूक्ष्म जीव हैं वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से हैं, देन सीक्वेंसली डिस्कस कि सबसे पहले जो घरेलू उत्पाद होते हैं, घर में जो चीजें बनाई जाती हैं उनमें कौन कौन से सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। देन वाणिज्यिक प्रोडक्ट में जो भी आएगा उस हिसाब से स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहली स्टडी करते हैं कि घरेलू जो उत्पाद होते हैं उन घरेलू उत्पादों में जो सूक्ष्म जीव है वो किस प्रकार से उपयोगी होते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि आप जो घर में पाए जाने वाले जो प्रतिदिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो प्रतिदिन जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। इनकी जो व्युत्पन्न होते हैं, इनके जो उत्पाद होते हैं, सूक्ष्म जीव के व्युत्पन्न होते हैं, उनका जो प्रयोग किया डेली यूज में किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर, मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊं तो दूध में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, दूध है, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि दूध से मानो दही का उत्पादन हो रहा है। दूध से दही है, वो दूध से दही का उत्पादन हो रहा है, दूध से दही का उत्पादन हो रहा है। एक्चुअली में होता यह है कि दूध में जीवाणु पाया जाता है, दूध में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु। पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है कि दूध या दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, तो आंसर होना चाहिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु प्रेजेंट होता है। कुछ इसके समान ही अन्य जीवाणु भी प्रेजेंट होते हैं जिन्हें लैक्टिक एसिड जीवाणु कहा जाता है। लैक्टिक एसिड जीवाणु, लैक्टिक एसिड जीवाणु को शॉर्ट में LABP कहा जाता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस जीवाणु और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो दूध में प्रेजेंट होते हैं और ये क्या काम करते हैं, ये दूध में वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं और देन दूध में वृद्धि करने के बाद में ये फाइनली दूध को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, दही में कन्वर्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सारी चीजें मैं बता रही हूँ वो सारी की सारी एनसीईआरटी में दी हुई हैं, तो लाइन टू लाइन फॉलो कीजिएगा, कुछ भी मिस मत कर दीजिएगा। जो बैक्टीरिया मैं नाम बता रही हूँ सारे याद रखिएगा। जो दूध से दही का जो उत्पादन होता है, लैक्टोबैसिलस जीवाणु एंड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया वो जिम्मेदार होते हैं, ये दूध में ग्रोथ करते हैं, देन दूध है वो दही में आपका कन्वर्ट हो जाता है। होता यह है कि दूध में वृद्धि या ग्रोथ के दौरान क्या होता है, दूध में वृद्धि या ग्रोथ के दौरान एक्चुअली होता यह है कि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं, ये अम्ल उत्पन्न करते हैं। अम्ल जो उत्पन्न है वो करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो अम्ल उत्पन्न करते हैं और ये अम्ल है ये दूध में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को स्कंदित कर देते हैं, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को स्कंदित कर देते हैं एंड जो प्रोटीन है उसका आंशिक पाचन कर देते हैं, आंशिक पाचन है वो कर देते हैं। ये एसिड है वो प्रोटीन को क्लोट कर देता है दूध में पाए जाने वाली को और प्रोटीन का वो आंशिक पाचन कर देता है, इसलिए वो देन आगे दही में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे पहले दूध लेते हैं, सबसे पहले जो दही है, दही की एक थोड़ी सी मात्रा होती है, एक बड़े बर्तन में दूध होता है, उस दूध में दही की एक थोड़ी सी मात्रा ली जाती है जिसे निवेश द्रव्य कहा जाता है, निवेश द्रव्य कहा जाता है या आरंभक रूप कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा,
दही की जो सबसे पहले थोड़ी सी मात्रा इस दूध में डाली जाती है उसे निवेश द्रव्य या आरंभक रूप कहा जाता है। अब होता यह है कि जो निवेश द्रव्य या आरंभक रूप जो दही का होता है, इसमें लाखों करोड़ों बैक्टीरिया है, वो दही में जीवाणु है वो दही में प्रेजेंट होते हैं, और ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये प्रेजेंट होते हैं, और देन ये आगे दूध को दही में कन्वर्ट कर देती है। हालांकि जो B12 है इतना ही नहीं है, जो विटामिन B12 है, विटामिन D12 है, उसकी भी मात्रा है वो मात्रा बढ़ने से इसमें जो पोषण संबंधी है, न्यूट्रिशन है, वो इसमें जो गुणवत्ता है वो इंक्रीज होती है। विटामिन B12 की वजह से इसकी जो गुणवत्ता है वो इसकी इंक्रीज होती है। विभिन्न जो पेट संबंधी जो बीमारी होती हैं, मोस्ट ऑफ जो सूक्ष्म जीव के द्वारा जो पेट कभी खराब हो जाता है, तो जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो विशेष लाभदायक होते हैं। इसलिए कहा जाता है डॉक्टर भी यह सलाह देते हैं कि कम से कम पर डे एक कटोरी दही की है वो लेनी चाहिए। इससे आपका पेट है वो स्वस्थ रहता है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने से लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होते हैं वो बचाते हैं। देन मैं आगे बात करूं, ये तो दूध से दही की बात होगी। देन आपने सुना होगा एक चीज कि दाल और चावल से क्या होता है, दाल और चावल से एक आटा तैयार किया जाता है ना, दाल चावल से एक आटा तैयार किया जाता है, और वो आटा होता है कौन सा, इडली और डोसा बनाने में उपयोग में किया जाता है। इडली डोसा आपने खाए होंगे, तो दाल चावल से वो जो है इडली डोसा है वो बनाया जाता है। वो इडली डोसा एक स्वादिष्ट व्यंजन के रूप में प्रयोग लिया जाता है। तो जो इडली डोसा के लिए जो आटा तैयार किया जाता है, उस आटे को किण्वित किया जाता है, और किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। उस आटे को जीवाणु के द्वारा किण्वित किया जाता है, और बैक्टीरिया जब किण्वन कर देते हैं आटे का, तब इडली व डोसा जो आहार है जो व्यंजन है वो तैयार किया जाता है। आटे की आपने देखी होगी, जो इडली डोसा का जो आटा होता है वो फुलावट भरा हुआ होता है, वो फुलावट लिए हुए होता है, उभरा हुआ होता है। उसका कारण ये है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से जो CO2 गैस है, मैंने हिंट भी दे दी है, मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जो फुलावट है, पूछा जा सकता है कि जो इडली डोसे के लिए जो तैयार आटा किया जाता है उनमें फुलावट वो किस कारण से होती है, वो CO2 गैस के कारण से होती है। CO2 गैस के कारण से जो फुलावट है वो इसमें आती है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि एक क्वेश्चन मैं आपसे पुटअप कर रही हूँ कि क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पे जो CO2 गैस है वो निकल रही है, CO2 गैस निकल रही है, उसका मेटाबॉलिक पाथ क्या है, CO2 गैस कैसे निकल रही है यहाँ पे, उसका मेटाबॉलिक पाथ है वो किस प्रकार से काम कर रहा है, CO2 गैस के निर्माण में किस प्रकार से काम कर रहा है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैंने यहाँ पे आपको हिंट दे दी है, अब इसका आंसर आप जरूर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट ये है, एक क्वेश्चन आपको ये भी दे रही हूँ कि यहाँ पे जो जीवाणु है, मैं ये बता रही हूँ कि जीवाणु है, वेरी सिंपल है कि जीवाणु वो कहाँ से आ रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि जीवाणु है ग्रोथ करने के लिए ये कहाँ से आ रहे हैं, इस चीज का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। ठीक इसी प्रकार से ब्रेड बनाने के लिए, ठीक इसी प्रकार से जो ब्रेड तैयार की जाती है, आप जो सुबह सुबह नाश्ते में चाय के साथ ब्रेड लेते हो, तो जो ब्रेड तैयार की जाती है
उस ब्रेड तैयार करने में भी क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। होता यह है कि ढीला ढाला आटा है उसका उपयोग किया जाता है, और वो आटा जब तैयार किया जाता है तो एक कवक होता है जिसका नाम है यीस्ट, और यीस्ट का जो बायोलॉजिकल नेम है वो है, ध्यान दीजिएगा इम्पोर्टेंट है, सेकेरोमाइसीज, सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी, सेरेवेसी, सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी यीस्ट का बायोलॉजिकल नेम है। तो यीस्ट जो कवक है, सेकेरोमाइसीज सेरेवेसी जो कवक है, उसका उपयोग ब्रेड तैयार करने में किया जाता है। ये सूक्ष्म जीव के इम्पोर्टेंट रोल प्ले होते हैं। सूक्ष्म जीव है उसका उपयोग अल्कोहल निर्माण में भी किया जाता है। सूक्ष्म जीव का उपयोग अल्कोहल निर्माण में भी किया जाता है। इस प्रकार से जो घरेलू उत्पाद हैं, जो घर में बनाई जाने वाली जो चीजें हैं, उनमें प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। अपन ने देखा दूध से दही बनाने में, इडली डोसा बनाने में, ब्रेड बनाने में, इन सब चीजों में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। दक्षिणी जो भारत होता है, नॉर्थ इंडिया जो है, नॉर्थ इंडिया में यहाँ पर एक पेय पदार्थ होता है, पारंपरिक जो पेय है, बहुत प्राचीन है, वो है टोडी। टोडी मुझे भी पता नहीं, एनसीईआरटी में ऐसे कुछ दे रखा है। तो टोडी का मुझे भी पता नहीं क्या होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे ये मोस्ट ऑफ यूज में लिया जाता है टोडी। इसका जो निर्माण है, टोडी का जो निर्माण है, वो ताड़ का वृक्ष, ताड़ के वृक्ष को कहा जाता है पाम वृक्ष, आपने सुना होगा। ताड़ वृक्ष को कहा जाता है पाम ट्री। तो ताड़ वृक्ष के तने के स्राव के द्वारा इस टोडी का निर्माण किया जाता है। इसको फर्मेंटेड किया जाता है, किण्वित किया जाता है, देन इस टोडी का निर्माण किया जाता है, यानी शुगर से अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। बैक्टीरिया उस पे ग्रोथ करते हैं। जो फर्मेंटेड मछली होती है, फर्मेंटेड मछली, किण्वित मछली होती है, फर्मेंटेड सोयाबीन होते हैं, जो बांसपरो है, फर्मेंटेड जो मछली है, सोयाबीन है, जो बांसपरो है, इनका उपयोग भी किसमें किया जाता है, ये सब फर्मेंटेड है, किण्वित है। बैक्टीरिया इन पे ग्रोथ का, जो सूक्ष्म जीव है वो इनके ऊपर ग्रोथ करके, इन पर क्रिया करके, इनसे है वो भोजन तैयार किया जाता है। देखिए सूक्ष्म जीव किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। एक आपने सुना होगा जो पनीर है, सुना क्या होता है पनीर, तो सबने खाया होगा। जो पनीर है, पनीर को कहा जाता है चीज। जो पनीर है, पनीर के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि पनीर तैयार करने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। पनीर के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि न्यूट्रोप्लीज, इस प्रकार से स्विस पनीर है, टफू एक पनीर होता है। तो पनीर के अलग अलग टाइप होते हैं, और इसके जो विभिन्न किस्म होती है पनीर की, उनका फ्लेक्चर क्या है, उनका फ्लेवर क्या है, यानी सुगंध क्या है, उनकी टेस्ट की है क्या है, इसके बेस पे इनका जो अलग अलग किस्में हैं वो डिसाइड होती हैं कि कौन सा पनीर क्या है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं, एक होता है स्विस पनीर। स्विस पनीर में आपने देखे होंगे, अगर नहीं देखा है तो देखना, एक बड़े बड़े क्षेत्र होते हैं स्विस पनीर में। स्विस पनीर होता है, उसमें बड़े बड़े ऐसे पोर होते हैं। एक्चुअली में वो पोर किस कारण होते हैं स्विस पनीर में, बैक्टीरिया होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरेमेनाई,
सेरेमेनाई। प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमेनाई एक बैक्टीरिया होता है और वो बैक्टीरिया क्या काम करता है, वो बैक्टीरिया यहाँ पे किण्वन करता है, किण्वित करता है और जो पनीर तैयार करता है। और ये बैक्टीरिया जब श्वास लेता है, रेस्पिरेशन करता है, तो CO2 गैस निकलती है और CO2 गैस की वजह से ही इसमें बड़े बड़े छिद्र होते हैं। स्विस पनीर को तैयार करने में ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है प्रोपियोनिबैक्टीरियम सेरेमेनाई नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। इसमें बड़े बड़े छिद्र होने का कारण यह है कि ये बैक्टीरिया जब रेस्पिरेशन करता है, जब श्वसन करता है, तब CO2 गैस है वो उत्पन्न होती है, जिसके कारण है वो बड़े बड़े छिद्र है वो उत्पन्न होते हैं। एक पनीर होता है रुकोफोर्ट पनीर, जो रोक्यूफोर्ट पनीर होता है, रोक्यूफोर्ट पनीर होता है। एक्चुअली ये पनीर बहुत स्वादिष्ट होता है और इसके फ्लेवर के लिए इसके निर्माण के लिए और इसके फ्लेवर के लिए एक विशेष प्रकार की कवक की आवश्यकता होती है रोक्यूफोर्ट पनीर के लिए। ध्यान दीजिएगा, एक पनीर के निर्माण के लिए जीवाणु भी उपयोग में हो सकते हैं, फंजाई भी उपयोग में हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीवाणु के द्वारा ही होगा, सूक्ष्म जीव कुछ भी हो सकता है। तो रोक्यूफोर्ट चीज को तैयार करने के लिए एक कवक उपयोग में लिया जाता है जो कि पेनिसिलियम रोक्यूफोर्टाई है, जिसको कहा जाता है। इतना ध्यान रख लीजिए कि रोक्यूफोर्ट चीज के लिए, उसके फ्लेवर के लिए, उसके निर्माण के लिए कवक का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार से जो आज का टॉपिक हुआ, सबसे पहले डिस्कस किया कि रीट के सिलेबस में मैंने क्या क्या है, एक एक पॉइंट नहीं देगा क्योंकि वो तो आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सिलेबस में साइंस कैसा क्या पैटर्न रहेगा वो अपन ने देख लिया, कितने क्वेश्चन आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो साइंस है उसका पोर्शन स्टार्ट किया। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव फर्स्ट यूनिट में सूक्ष्म जीव दे रखा है। सूक्ष्म जीव से अपन ने स्टार्ट किया, क्या होते हैं, कहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं और जो लाभदायक सूक्ष्म जीव है वहां से स्टार्ट किया कि जो घरेलू उत्पाद में है कौन कौन से सूक्ष्म जीव उपयोगी होते हैं। दूध से दही बनाने में, ब्रेड बनाने में, चीज बनाने में, जो पेय पदार्थ टोटी वगैरह, इडली डोसा बनाने में, इन सब में कौन कौन से सूक्ष्म जीव उपयोग में किए जाते हैं, इनकी फुलावट का क्या कारण होता है, कैसे ये काम करते हैं, इन सब के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में कौन सी कैटेगरी में कहाँ पर सूक्ष्म जीव उपयोग होते हैं वो अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।